Hello everyone, welcome back to the lecture series of organizational behavior. The topic for today's lecture is challenges and opportunities for organizational behavior. And these behavioral challenges and opportunities are mainly faced by the manager. The challenges and opportunities for organization behavior are massive and rapidly changing for improving productivity and finally meeting the business goals. And in this lecture, we are going to learn about different kinds of challenges and opportunities that are directly faced by a manager. तो जितने भी challenges होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक opportunity भी लेके आती हैं. अगर इन challenges को हम बहुत अच्छे से face कर लेते हैं और इन challenges को अगर हम win कर लेते हैं या overcome कर लेते हैं तो इनके पीछे छुपी हुई opportunities को हम बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल है कोरोना की सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में जिन बिजनेस ने अच्छे से इन चैलेंजेस को फेस किया है वो बिजनेस दूसरे बिजनेस के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और वहीं जो बिजनेस इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए वो कई सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं. इसी तरह क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, अगर इन कल्चरल बैरियर्स को जो एक तरीके से चैलेंज बन चुकी हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के लिए, अगर वो इन बैरियर से अच्छे से डील करती हैं तो इसके पीछे छुपी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो अपने बिजनेस के गोल को, अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. द बिहेवियरल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर फेस्ड बाय मैनेजर्स. द इंडियन बिजनेस कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेजर फीचर्स. फर्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड सेकंड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. तो जितने भी बिहेवियरल चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनके पीछे जो भी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हैं वो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर फेस करता है. और अगर हम बात करें इंडियन बिजनेस की, तो इंडियन बिजनेस के दो मेजर फीचर्स होते हैं. एक है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. तो देखते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है. लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज़ पेव्ड द वे फॉर फ्री इकोनॉमी इन विच वन कैन डू व्हाट वन वांट्स. दिस हैज़ रिजल्टेड इन हाई बिजनेस कॉम्पिटिशन. इसको करेक्ट कर लेना, ये कंप्लीशन नहीं है, ये है कॉम्पिटिशन. दिस हैज़ रिजल्टेड इन हाई बिजनेस कॉम्पिटिशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फोर्स्ड टू चेंज देयर वर्किंग स्टाइल to face this competition. This change is creating a lot of behavioral problem which managers have to solve. ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्री इकोनॉमी. और फ्री इकोनॉमी क्या होती है? अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया में फ्री इकोनॉमी नहीं था. जैसे जो भी हमारे क्लॉथ का बिजनेस हो गया या जितने भी हमारे बिजनेस होते थे वो सारे कंट्रोल्ड होते थे गवर्नमेंट के थ्रू. बट अब क्या हो रहा है, जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उन सबको गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया है. मतलब अब हर एक बिजनेस अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकता है. और इसके वजह से ये लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी के वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है मार्केट में. और इस कंपटीशन को फेस करने के लिए मैनेजर्स को अलग अलग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है. सेकंड है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन हैज़ रेज्ड टू टाइप ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम. फर्स्ट, व्हेन ए मैनेजर ऑफ इंडियन ओरिजिन goes abroad, he has to manage a workforce which is quite different from the workforce that he was managing, like language problem, living habits, aspirations, needs, attitude, way of working, etc. Second, when a manager joins a multinational company operating in India, he finds himself in totally different work culture. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब जब हमारे प्रोडक्ट्स या हमारा वर्कफोर्स केवल इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल या ग्लोबल जाके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकता है और बाहर की कंपनी इंडिया में आके यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करती है. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो इस सिचुएशन में
दो तरीके की बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। फर्स्ट, पहली प्रॉब्लम क्या है कि जब एक इंडियन मैनेजर अब्रॉड जाता है काम करने के लिए, तो उसको अलग वर्कफोर्स के साथ काम करना पड़ता है जो थोड़ी सी अलग है इंडियन वर्कफोर्स से। तो इस सिचुएशन पे उस मैनेजर को फेस करना पड़ता है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को, लिविंग हैबिटेट, क्योंकि उनकी लिविंग हैबिटेट और हमारी लिविंग हैबिटेट एकदम अलग है, उनके एस्पिरेशंस हमारे एस्पिरेशंस एकदम अलग हैं, उनकी नीड्स और इंडियन मैनेजर की नीड वहाँ पे अलग होगी, एटीट्यूड अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग होगा, उनका वे ऑफ वर्किंग स्टाइल ये भी बिल्कुल अलग होगा जो उस मैनेजर ने इंडिया में देखा होगा। तो इंडियन मैनेजर को इन सब प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा और इस बिहेवियर को एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा। सेकंड, जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आती है काम करने के लिए और वो इंडिया में अपना सेटअप सेट करती है, तब इंडियन मैनेजर को उस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जाके काम करना पड़ता है और वहाँ पे भी जो उनका कल्चर होगा वो एकदम अलग होगा। इस सिचुएशन में भी इंडियन मैनेजर को उनके साथ कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं उसके लिए एक चैलेंज। इन द लाइट ऑफ दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, following are the challenges and opportunities that managers have to manage in an organization। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा है या ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, दोनों ही केस में इंडियन मैनेजर को कई तरीके के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें ये 7 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मेजर रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट, क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी। सेकेंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। थर्ड, चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल। फोर्थ, workforce diversity। Fifth, increasing quality consciousness। Sixth, newer organizational design। And seventh, ethical issues in organization behavior। इन 7 challenges and opportunities को 3 लेक्चर में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी है। फर्स्ट पार्ट में हम क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी तक पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में मर्जर्स, एक्विजिशन, चेंजिंग वर्क फोर्स प्रोफाइल एंड वर्क डाइवर्सिटी, हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस, न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड एथिकल इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, क्रॉस कल्चरल डायनेमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी। It implies that people of different culture have different behavioral pattern. Culture is a set of belief, attitude and values that are shared commonly by the members of society. तो अलग अलग कल्चर के लोगों में अलग अलग तरीके का आप बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर आप किसी साउथ इंडियन को कंपेयर करो नॉर्थ इंडियन के साथ, तो उनके कल्चर में और उनके बिहेवियरल पैटर्न में कई बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। जैसे मैं बचपन से लेके 12 साल तक हैदराबाद में रही और मेरी सारी स्कूलिंग एजुकेशन वहीं से हुई। उसके बाद क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग की पोस्टिंग अंबाला हो गई। मैं अंबाला चली गई, वहाँ पे 3 साल रही। उसके बाद फिर पापा की पोस्टिंग हो गई और हम लोग भोपाल आ गए, 1 साल वहाँ रही। फिर 1 साल के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग फाइनली लखनऊ में आ गए। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे कल्चर और बिहेवियरल पैटर्न को, तो इन सारी जगह में कल्चर, बिहेवियरल पैटर्न, लैंग्वेज, लोगों का परसेप्शन, उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, यूपी में लोग इमोशनली ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बट अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, वो इमोशनली किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते। तो यूपी में भावनाओं से ज़्यादा काम होती है, बट साउथ इंडिया में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वे में चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं, इमोशंस की वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि पापा आर्मी से थे तो आर्मी का बैकग्राउंड रहा मेरा, तो अगर मैं आर्मी के एटमॉस्फेयर को अगर मैं सिविल सोसाइटी से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो आर्मी का जो बिहेवियरल पैटर्न है या जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है।
हर चीज़ टाइम बाउंडेड है। बट वहीं अगर मैं सिविलियन से अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो इन सब चीज़ों की वहाँ पे कमी मुझे दिखाई देती है। तो हम जिस कल्चर में रहते हैं वो कल्चर ज़रूरी नहीं है सबका एक जैसा हो, सबका कल्चर एक दूसरे से अलग करता है। देयरफॉर कल्चर इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ दैट आर शेयर्ड कॉमनली बाय द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है, तो कल्चर क्या है? ये एक सेट ऑफ बिलीफ है, एटीट्यूड है, वैल्यूज़ हैं जो किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ कॉमनली शेयर करती हैं। अगर वो सारे एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज़ हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे तो हम पर्टिकुलर उस सोसाइटी में फिट इन नहीं हो सकते। तो एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारी बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यूज़ चेंज होती है, बट ये हमेशा परमानेंट नहीं होते। हम कल्चर को लर्न करते जाते हैं। जैसे मैं जब हैदराबाद में थी तो उस कल्चर की बिलीफ, वैल्यूज़ मेरे बिहेवियर में थी, मेरे एटीट्यूड में थी। जब मैं अम्बाला गई तो वो चेंज हुई, भोपाल गई तो चेंज हुई, एंड फाइनली जब मैं यूपी में लखनऊ में आई तो अगेन वो चेंज हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इन कल्चर्स को हम धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं और लर्न करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑन 5 डायमेंशन विच अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियरल and consequently work practices. These 5 dimensions are individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance, masculinity versus feministic and time orientation. तो कल्चरल डाइवर्सिटी के ये 5 डायमेंशंस होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को और वर्क प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। पीपल डिफर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस एक दूसरे से अलग होते हैं इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के बेसिस पे। इंडिविजुअलिज्म मतलब जब हम इंडिविजुअल वैल्यू को हम ज़्यादा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और कलेक्टिविज्म मतलब जब हम पीपल, सोसाइटी या ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कोई काम करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंट टू विच पीपल प्लेस वैल्यू ऑन देमसेल्फ। दे डिफाइन देमसेल्फ बाय रिफरिंग देमसेल्फ एज सिंगुलर पर्सन rather than a part of a group or organization. For them, individual tasks are more important than relationships. For example, USA, Britain, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म क्या है कि एक्सटेंट टू विच पीपल प्लेस वैल्यू ऑन देमसेल्फ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अपने आप को, अपनी वैल्यूज़ को वो ग्रुप वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू से एकदम अलग करके चलते हैं। वो अपने आप को एक सिंगुलर पर्सन मान के चलते हैं, और इन इंडिविजुअल्स के लिए उनका टास्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन देयर रिलेशनशिप्स। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और वो अपने केवल टास्क के लिए वहाँ पे काम करते हैं। उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में अदर मेंबर्स के साथ उनके कैसे रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब लोग केवल अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन पे वो केवल काम करने के लिए ही आए हैं, इस बिलीफ के साथ वो काम करते हैं। इनके लिए इनके टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रैदर देन देयर रिलेशनशिप्स। वहीं अगर हम देखें कलेक्टिविज्म में, तो कलेक्टिविज्म इज़ द एक्सटेंट टू विच पीपल एम्फसाइज द गुड of the group or society. They tend to base their identity on the group or organization to which they belong. Countries that value collectivism are Japan, Colombia, Pakistan, Singapore, Venezuela, and Philippines. India may be placed slightly near to the collectivism. ठीक है, कलेक्टिविज्म में क्या होता है कि जो भी ह्यूमंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को ग्रुप और सोसाइटी से जोड़कर चलते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को खुद की आइडेंटिटी ना मान के वो अपनी आइडेंटिटी को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़कर देखते हैं।
तो इंडिविजुअलिज्म में किसी भी इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल लोग जानते हैं, और कलेक्टिविज्म में पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को नहीं जानते, वो इंडिविजुअल किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके हिसाब से हम उसको जानते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कलेक्टिविज्म कल्चर को फॉलो करता है, तो हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल एचआर डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है। और वहीं अगर उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक है तो हम उसको उसके नाम से वहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म में फोकस होता है इंडिविजुअल टास्क के ऊपर, और कलेक्टिविज्म में फोकस होता है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है रैदर देन देयर टास्क। तो कंट्रीज़ जैसे जापान, कोलंबिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ये सब हो गए जो कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इंडिया भी कलेक्टिविज्म की कल्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर डिस्टेंस, विच इज़ ओरिएंटेड टू अथॉरिटी। It is the extent to which less powerful people accept the unequal distribution of power. People prefer to be in a situation where the authority is clearly understood and lines of authorities are never bypassed. On the other hand, in cultural with less orientation to power, authority is not as highly respected and employees are quite comfortable circumventing lines of authority to accomplish jobs. तो पावर डिस्टेंस में दो तरह की सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिसमें लेस पावरफुल पीपल एक्सेप्ट कर लेते हैं अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस सिचुएशन पे जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो क्लियरली अंडरस्टूड होती है, और इन लाइन ऑफ अथॉरिटी को कभी भी कोई पास नहीं करता। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाई ओरिएंटेशन ऑफ पावर। वहीं जो हमारा दूसरा सिचुएशन है उसका जो कल्चर है वो है लेस ओरिएंटेशन ऑफ पावर का, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल अथॉरिटी की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो भी लाइंस ऑफ अथॉरिटी है उसको ये इंडिविजुअल आसानी से पास कर जाते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को हम लो पावर डिस्टेंस और हाई पावर डिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है लो पावर डिस्टेंस का, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव डिसीजन में क्या होता है कि जो लीडर है या मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजंस लेने में। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे फ्रीडम मोर इम्पॉर्टेंट देन इक्वालिटी। यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ज़्यादा चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए। अथॉरिटी बेस्ड ऑन रैशनल आर्ग्यूमेंट एंड कंसल्टेशन। तो यहाँ पे अथॉरिटी की कोई क्लियरली लाइन डिवाइडेड नहीं होती। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में रैशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एक कंसल्टेशन के बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है। स्ट्रेस ऑन रिवॉर्ड एंड एक्सपर्ट पावर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है रिवॉर्ड पावर और एक्सपर्ट पावर के ऊपर। ठीक है, तो रिवॉर्ड पावर क्या होती है? रिवॉर्ड पावर में हम दूसरे एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करते हैं फाइनेंशियली या किसी भी और तरीके से, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैज़ रिवॉर्ड पावर ओवर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो घर में अगर हम देखें तो पेरेंट्स के पास रिवॉर्ड पावर होती है। जैसे बच्चों से कोई भी अच्छा काम करवाना है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो तो हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, और बच्चे उसी हिसाब से अच्छा काम करके या अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस रिवॉर्ड को लेने की कोशिश करते हैं। तो रिवॉर्ड पावर में भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियली और अदर वेज में अलग अलग तरीके से कंपनसेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को या रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा है इसी में एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होता है? जिन एम्प्लॉयज़ के पास या मैनेजर्स के पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी स्किल्स हैं और जो अच्छे जजमेंट्स ले सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, उन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे पावरफुल समझा जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपने देखा होगा कि एक एम्प्लॉय के पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती बट उसका डिसीजन मेकिंग या उसका नॉलेज, उसका स्किल
और उसका जजमेंट बहुत अच्छा होता है। इस वजह से हम उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं और ये क्वालिटी होती है एक लीडर में। तो उस सिचुएशन पे एक्सपर्ट पावर वहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट, फ्लैट स्ट्रक्चर विथ फ्यू सुपरवाइजरी पर्सनल। तो लो पावर डिस्टेंस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेवल ज़्यादा नहीं होते हैं, लेवल्स कम होते हैं, बट एक सुपरवाइजर के अंडर कई सारे सबऑर्डिनेट्स एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो लो पावर डिस्टेंस में क्या क्या हो गया, यहाँ पे पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। हर एक एम्प्लॉय को फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए। जो अथॉरिटी है वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स और कंसल्टेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स और आपस में कंसल्ट करके ही लिए जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रिवॉर्ड पावर और एक्सपर्ट पावर के ऊपर। और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे सुपरवाइजर्स कम होंगे और सबऑर्डिनेट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है हाई पावर डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट है अथॉरिटेटिव एंड ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेटिव नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, अथॉरिटेटिव मतलब कि जो भी यहाँ पे पावरफुल एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वही यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में। सेकेंड पॉइंट, इक्वालिटी मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीडम। तो यहाँ पे किसी को फ्रीडम नहीं चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी के लिए ज़्यादा काम करते हैं। इक्वालिटी के लिए काम करने का मतलब क्या है कि जो भी सुपरवाइजर की जो भी पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पावर दें। नेक्स्ट इज अथॉरिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड रूल। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पे बार बार चेंज नहीं होती। जो भी पुराने ट्रेडिशनल और रूल्स चले आ रहे हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन के पास ये अथॉरिटीज़ होती हैं, फर्दर जब उसका प्रमोशन होगा, वो हायर पोजीशन में जाएगा, तो उसकी अथॉरिटी में ये और इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिशन और रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल को अथॉरिटी मिलती है। यहाँ पे उसके स्किल के अकॉर्डिंग हम उसको अथॉरिटी नहीं देते या पावर हम नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे स्किल या एक्सपर्टनेस उसकी क्या है उसके बेसिस पे नहीं मिलता है। उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या क्या पावर्स उसको मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको पावर्स देते हैं, जो पुराने ट्रेडिशन से चला आ रहा है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन कोएर्सिव एंड रिफरेंट पावर। ठीक है, कोएर्सिव पावर मतलब कि यहाँ पे वो पनिशमेंट्स का यूज़ करता है, दूसरों को थ्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिक्टेटरशिप चलती है, जिसको हम बोलते हैं कोएर्सिव पावर। तो उसको यहाँ पे क्योंकि हमने पोजिशनल पावर दी हैं, तो हायर पोजीशन पे जो भी उसकी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पावर्स हैं, वो उसको वहाँ पे मिल जाएंगी। और इन पावर्स का यूज़ करके वो दूसरों को थ्रेट करता है, पनिशमेंट्स देता है और पनिशमेंट के डर से अपना काम करवाता है। इसको बोलते हैं हम कोएर्सिव पावर। सेकेंड है रिफरेंट पावर। ठीक है, रिफरेंट पावर मतलब जो चार्मिंग के थ्रू पावर्स उसको मिल गई। जैसे किसी भी एम्प्लॉय को हमने चेयरमैन बना दिया, तो जब वो एम्प्लॉय था तब उसका इतना रिस्पेक्ट नहीं हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू जब हमने उसको चेयरमैन बना दिया। तो यहाँ पे हमने उसकी स्किल्स और उसके नॉलेज के बेसिस पे उसको पावरफुल नहीं किया। हमने उसको पावरफुल कब किया या उसको हमने पावरफुल कब माना, जब वो हायर पोजीशन पे चला गया तब। तो इस तरीके की पावर को हम बोलते हैं रिफरेंट पावर, जो चार्मिंग के थ्रू आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक बच्चा है जिसको पहले कोई ज़्यादा भाव नहीं देता था, लेकिन जब वही इंडिविजुअल आगे जाके मूवीज़ में काम करने लगा, सेलिब्रिटी बन गया, तो हर कोई उसकी बात को मानने लगा ना। उस एक चार्मिंग अचीवमेंट जब उसके साथ जुड़ गया तो हर कोई उसको भाव देने लगा। तो इस तरीके की पावर को हम बोलते हैं रिफरेंट पावर। तो कोएर्सिव पावर और रिफरेंट पावर दोनों ही हमारी पोजिशनल बेस्ड होती हैं। जितनी हायर पोजीशन उतनी ज़्यादा अथॉरिटी, उतना ही पावरफुल वो इंडिविजुअल बन जाता है। यहाँ पे हम उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज के बेसिस पे हम उसको पावरफुल नहीं बनाते। और वहीं लो पावर डिस्टेंस में आपने पढ़ा था रिवॉर्ड पावर एंड एक्सपर्ट पावर। तो इसमें हम नॉलेज के बेसिस पे या जो जिसने जैसा काम किया है उसके बेसिस पे हम उस इंडिविजुअल को पावरफुल समझते थे।
नेक्स्ट है इसमें टॉल स्ट्रक्चर विद लार्ज नंबर ऑफ सुपरवाइजरी पर्सनल। सीधी सी बात है, हाई पावर डिस्टेंस कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशंस में लेवल ज़्यादा है, मतलब टॉल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, हर एक सुपरवाइज़र के ऊपर एक और सुपरवाइज़र है, और उनकी अथॉरिटी में भी डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा हम अपवर्ड जाएंगे, जैसे ये एक हो गया टॉल स्ट्रक्चर, तो जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी पावर या अथॉरिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारी पावर या अथॉरिटी डिक्रीज होते जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को डील करना पड़ता है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म से। उसको देखना पड़ता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिविजुअलिज्म बिहेवियर को ज़्यादा फॉलो करते हैं या कलेक्टिविज्म को, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। इसी तरह पावर डिस्टेंस में भी मैनेजर्स को देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लो पावर की तरफ ज़्यादा है कि हाई पावर की तरफ ज़्यादा है। लो पावर की तरफ ज़्यादा है तो मैनेजर हमेशा पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव डिसीजंस लेगा, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देगा काम करने के लिए, और वहाँ पे रिवॉर्ड पावर और एक्सपर्ट पावर को ज़्यादा यूज़ करेगा। वहीं अगर हाई पावर डिस्टेंस है तो वहाँ पे अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक डिसीजंस लेगा, वहाँ पे इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा रैदर देन फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक सुपरवाइज़र के ऊपर एक और सुपरवाइज़र है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर या जो भी ट्रेडिशन से उनको पावर मिली है उनके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस होता है, जहाँ पे लोग कोर्सिव और रिफरेंट पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैनेजर्स को यहाँ पे डील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर डिस्टेंस है वो कैसा है, हाई है या लो है, और उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस या प्रेफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच पीपल feel threatened by unknown situation and prefer to be in clear and unambiguous situation. In many countries, people prefer unambiguity, while in many other countries, people can tolerate ambiguity. Singapore ranks highest while Greece ranks lower in terms of tolerance of ambiguity. India ranks 9th, implying that people can tolerate fairly high degree of uncertainty and do not experience stress because of unknown future. तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस या प्रेफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि किस डिग्री तक किसी भी कंट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अननोन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं या एम्बिग्विटी को अवॉइड करते हैं। तो अनसर्टेनिटी या एम्बिग्विटी क्या है कि अचानक से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या किसी भी तरीके का रिस्क हमारे सामने आ जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं। तो कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अननोन सिचुएशन और अनएम्बिगुअस सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करके चलते हैं, और कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अननोन सिचुएशन और अनएम्बिगुअस सिचुएशन को अवॉइड करके नहीं चलते हैं। और इंडिया में टॉलरेंस पावर हमारी ज़्यादा होती है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए हुए थ्रेट्स को या अननोन सिचुएशन को हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। इसमें दो टॉपिक्स आ जाते हैं, लो अवॉइडेंस एंड हाई अवॉइडेंस। तो लो अवॉइडेंस में जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रेफर करते हैं अनसर्टेनिटी को। तो ये एम्प्लॉय रिस्क को कैलकुलेट करते हुए नहीं चलते और ये प्रेफर करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस को। इन सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंट डिसीजंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, उस सिचुएशन पे अनसर्टेनिटी सिचुएशंस का अवॉइडेंस कम होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में इसलिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अच्छा डिसीजन लेना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसे प्रेफरेंस दी जाए कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए। वहीं हाई अवॉइडेंस में प्रेफरेंस फॉर टास्क विद सर्टेन आउटकम्स, नो रिस्क एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत बड़ी होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ के एम्प्लॉयज़
अनसर्टेनिटी को हमेशा अवॉइड करके चलते हैं। ये ऐसे टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जिसका कोई सर्टेन आउटकम निकले। ये किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते और जो भी इंस्ट्रक्शन इनको हायर लेवल देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करते हुए चलते हैं। अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन विथ पीयर्स एंड प्रेफरेंस फॉर ग्रुप डिसीजन, ये हमेशा जो इनके साथ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ये कभी भी कंपटीशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका मेन प्रेफरेंस होता है कि जो भी हम डिसीजन लें वो हम ग्रुप डिसीजन लें, ताकि अगर वो डिसीजन फेल होता है तो वो फेलियर पूरे ग्रुप को झेलना पड़े, वो फेलियर स्पेसिफिक किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका ब्लेम ना आए। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को हमेशा अवॉइड करके चलते हैं। थर्ड, प्रेफरेंस फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हाई अवॉइडेंस होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है क्या। अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से अगर कोई भी अननोन सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर लो अवॉइडेंस है कि हाई अवॉइडेंस है। लो अवॉइडेंस होगा मतलब वो चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी आए ताकि हम उस रिस्क को फेस करें और अपने खुद का डिसीजन लें, हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। तो लो अवॉइडेंस में हम चैलेंज लेके चलते हैं, और वहीं अगर हाई अवॉइडेंस है तो वहाँ पे हम हमेशा प्रेफर करते हैं ऐसे टास्क को जहाँ पे एक सर्टेन आउटकम आए। हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाएंगे हम केवल उतना ही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके का अलग से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान देता है ताकि उसका फेलियर पूरे ग्रुप को फेस करना पड़े, उसका ब्लेम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ना आए। तो यहाँ पे मैनेजर को के लिए क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेचर या कल्चर कैसा है, वो लो अवॉइडेंस कल्चर के हैं या हाई अवॉइडेंस कल्चर के हैं, उसके बेसिस पे मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिस्टिक। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच dominant values in a society emphasize aggressiveness and the acquisition of money and material goods rather than concern for people and overall quality of life. In societies having masculinity characteristics, more emphasis is placed on ego goals such as career, money, etc. While feministic characteristics, more emphasis is placed on social goals such as relationships, helping other, etc. Japan is most masculine and Sweden is most feminine country. India rank is 30, that is slightly tends to femininity. ठीक है, तो मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्टी क्या है? इट इज़ ए डिग्री ऑफ असर्टिवनेस और मेटरलिज्म। असर्टिवनेस मतलब जिसमें हम दूसरों की थॉट्स, फीलिंग एंड ओपिनियन को समझ के हम कोई काम करते हैं, और मेटलिज्म में क्या होता है, हम केवल मॉनेटरी टर्म्स में या मेटलिस्टिक टर्म्स में ही हम काम करते हैं। तो मैस्कुलिनिटी को हमने मेटलिज्म कैटेगरी में रखा है और फेमिनिस्टिक को हमने असर्टिवनेस की कैटेगरी में रखा है। तो सोसाइटी में अगर हम देखें तो कुछ लोग होते हैं जो एक्विजिशन ऑफ पावर या मनी, मटेरियल, गुड्स, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को हमने मैस्कुलिनिटी कैटेगरी में रखा है। तो जो लोग ज़्यादा कीन होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होते हैं या करियर ओरिएंटेड होते हैं, ये आ जाते हैं हमारे मैस्कुलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और वहीं कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका एम्फेसिस होता है सोसाइटी के गोल्स को अचीव करना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करके चलना और एक दूसरे की मदद करना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम रखते हैं फेमिनिस्टिक कैटेगरी में। तो इंडिया जो है वो फेमिनिस्टिक कैटेगरी में आता है। तो मास्कुलिनिटी क्या है? इसमें आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ईगो ओरिएंटेड, ठीक है, इनके अंदर ईगो ज़्यादा होता है। लिव इन ऑर्डर टू वर्क इथोस, तो ये इथोस को इसलिए नहीं, या इथिक्स को या वैल्यूज़ को इसलिए नहीं लेके चलते कि इससे इन्हें कोई फ़ायदा मिलेगा या इनके नेचर में कोई एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के इथिक्स को सिर्फ इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिसी में है, उनके नेचर में नहीं।
नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन व्हाट यू डू। इनका मेन ध्यान होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कितना काम किया, कितना अचीवमेंट आपको मिला, है ना, कितना आपने वर्क किया तो उसके बदले कितना पैसा आपको मिला, या क्या आपको पोजीशन एंड पावर मिली, इनके ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान होता है। लोअर नॉर्म्स फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ईगो कंट्रोल। इनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, या दूसरों की फीलिंग्स या उनकी रिस्पेक्ट करते हुए ये नहीं चलते, ये केवल अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए चलते हैं। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इमोशन स्टेबिलिटी या ईगो कंट्रोल ये ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। चैलेंजेस एंड रिकॉग्निशन इन जॉब इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा चाहते हैं कि जो भी ये जॉब करें उसमें चैलेंजेस ज़्यादा हो, और चैलेंजेस ये इसलिए चाहते हैं कि उस पर ये अगर अच्छा काम करते हैं तो उससे इन्हें रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगी, इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होगी, या और पावर या मनी ये इसके थ्रू कमा सकते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं मैस्कुलिनिटी। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब वो इंडिविजुअल्स जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। इनका मेन ध्यान होता है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा है। वर्क इज ऑर्डर टू लिव विथ होस। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एथिक्स है उनको वो अपने नेचर में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके आ जाते हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर पूरी तरह चेंज कर लेते हैं, या उन वर्क एथिक्स को ये पूरी तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। स्ट्रेस ऑन व्हाट यू आर। ठीक है, तो इनका मेन स्ट्रेस होता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो दूसरे के लिए कैसा है, मेरी वजह से कोई भी अदर इंडिविजुअल हर्ट ना हो, या मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो ये केवल पोजीशन, मनी, पावर के लिए काम नहीं करते, ये दूसरों की फीलिंग्स को देखते हुए काम करते हैं। नेक्स्ट, हायर नॉर्म्स फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ईगो कंट्रोल। ठीक है, इनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और अपने ईगो को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना ये जानते हैं। कोऑपरेशन एट वर्क एंड रिलेशन विद बॉस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये हर एक इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेशन और अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए चलते हैं, चाहे वो उनका सबऑर्डिनेट हो और चाहे वो उनका सुपीरियर हो। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्टिक की, तो यहाँ पे मैनेजर को देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वो ज़्यादा ओरिएंटेड है टूवर्ड मैस्कुलिनिटी या ज़्यादा ओरिएंटेड है टूवर्ड फेमिनिस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर को फर्दर अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। द लास्ट टॉपिक अंडर दिस इज टाइम ओरिएंटेशन. It divides people in two categories, long-term orientation and short-term orientation. Long-term orientation, here people having long-term orientation focus on future, prefer to work on project having a distant payoff and have persistence and thrift. Whereas in short-term orientation, people having short-term orientation are more oriented toward past and present and have respect for tradition and social obligations. Indian seems to have long-term orientation as indicated by very high saving rates. तो टाइम ओरिएंटेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो जो इंडिविजुअल्स जिनकी थिंकिंग जो है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने फ्यूचर के ऊपर। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं। वो अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को ज़्यादा देखते हुए नहीं चलते। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, जो सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग होती है कि अगर हम अभी सब खर्च कर देंगे तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो ये लोग ऐसे चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऐसे प्रोजेक्ट में ज़्यादा लगे रहते हैं जिससे इन्हें लॉन्ग लास्टिंग पे ऑफ मिले। और ये लोग ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के चलते हैं, ये आज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। वहीं दूसरा है शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, जिसमें इंडिविजुअल ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं सोच के चलता। ये ज़्यादा ध्यान देता है अपने पास्ट पे और प्रेजेंट पे कि कल को हमने क्या किया, उसकी वजह से आज हम क्या हैं। ये अपने ट्रेडिशंस और सोशल ऑब्लिगेशंस को ज़्यादा देखते हुए चलते हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो सोसाइटी के कल्चर के अगेंस्ट हो।
और ये आज में ज़्यादा जीते हैं, ये फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं करते। तो इंडिया जो है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो मेंटेलिटी है वो क्या है, वो फ्यूचर को ज़्यादा देखते हुए चलती है और सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, इसलिए। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक फर्स्ट, थिंकिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ अकर्ड इन पास्ट और अकर इन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सोच के चलते हैं कि हमारे लाइफ के जितने भी अच्छे इवेंट्स हैं वो या तो हो चुके हैं या आज के टाइम पे हो रहे हैं। ये थिंकिंग होती है शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वालों की। सेकेंड, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड इन बिजनेस, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स द बॉटम लाइन। ठीक है, तो ये ज़्यादा वेट नहीं करते, इनको हमेशा क्विक डिसीजन चाहिए होते हैं या क्विक रिजल्ट चाहिए। तो बिजनेस में तुरंत इनको रिजल्ट चाहिए, इन्होंने कोई भी काम किया तो तुरंत उसका रिजल्ट आ जाए, तुरंत उसका रिवॉर्ड इनको मिल जाए, इसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। स्टेटस नॉट मेजर इशू इन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं जिसमें इनका ज़्यादा फोकस नहीं होता कि हम पर्टिकुलर अदर इंडिविजुअल का स्टेटस वहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी फ्रेंडशिप सबॉर्डिनेट से भी हो सकती है, अपने पेयर ग्रुप के साथ भी हो सकती है और सुपीरियर के साथ भी हो सकती है। जैसे कोई भी मैनेजर एक वर्कर के साथ बैठ के खाना खा ले, ठीक है, तो ये क्या है, उसका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड लेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा छानबीन करके सॉल्व आउट करने की। ठीक है, तो एनालिटिकल थिंकिंग में जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन इन्हें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है, केवल उतने ही डेटा में ये सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या उतने ही डेटा के थ्रू ये कोई भी इनोवेटिव सॉल्यूशन वहाँ पे निकाल लेते हैं और ज़्यादा छानबीन नहीं करते। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट, थिंकिंग दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ विल अकर इन फ्यूचर। तो इनकी थिंकिंग होती है कि पास्ट और प्रेजेंट में नहीं, जो अच्छे इवेंट्स हैं हमारे लाइफ के वो फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से ये हर एक चीज़ को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो बेस्ट टाइम इन फ्यूचर इनका कभी आ ही नहीं पाता। द नेक्स्ट इज परसिस्टेंस, परसिवेरेंस इन बिजनेस बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मार्केट पोजिशन। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल जो है वो परसिस्टेंट होते हैं अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में या मार्केट पोजीशन को अचीव करने में, चाहे जितना भी टाइम इन्हें लग जाए, ये कभी भी उन डिफ़िकल्टी से पीछे नहीं हटते। परसिस्टेंटली वो काम करते रहते हैं पर्टिकुलर अचीवमेंट या सक्सेस को पाने के लिए। थर्ड इज रिलेशनशिप्स ऑर्डर्ड बाय स्टेटस एंड दिस ऑर्डर ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जितने भी ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं ये हमेशा उनके स्टेटस को देखते हुए रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। स्टेटस को देखते हुए मतलब ये हम अपने से लोअर एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं चलते क्योंकि इन फ्यूचर उनसे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोजीशन के इंडिविजुअल्स हैं हमेशा उनके ऊपर इनका टारगेट होता है और उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बना के चलते हैं क्योंकि इन फ्यूचर इन इंडिविजुअल से उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक थिंकिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंथेटिक थिंकिंग मतलब कि ये जितने भी इनके पास आइडियाज़ हैं या जितनी भी सिचुएशंस हैं ये हर एक को एक कॉम्प्लेक्स वे में सोच समझ के और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहीं एनालिटिकल में क्या था कि जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है बस वो एक डिसीजन ले लेते हैं और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व आउट कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो अपने फ्यूचर को देखते हुए सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस देखते हुए सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी हायर अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं कि इनका कोई नुकसान हो जाए, तो इस थिंकिंग से ये काम करते हैं। द बेसिक इम्प्लीकेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इज दैट सेम set of practice related to managing behavioral issue is not suitable for all culture. Consideration has to be given to matching practice with culture characteristics of the employee concerned. ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी में कोई भी मैनेजर है वो एक ही जैसा डिसीजन लेके नहीं चलता क्योंकि कल्चर में हमने देखा है कि 5 तरीके के कल्चर हैं और उसमें भी उनकी 2-2 पार्ट्स हैं। तो वो
केवल एक ही बिहेवियरल पैटर्न के साथ नहीं चल सकता, उसको देखना पड़ेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। जैसे हमने देखा कि क्रॉस कल्चरल में 5 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन था जहाँ पे हम इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की बात करते हैं। कोई भी एम्प्लॉई अकेले लेके काम करना चाहता है या ग्रुप में रह के काम करना चाहता है। पावर डिस्टेंस में हमने देखा हाई पावर डिस्टेंस एंड लो पावर डिस्टेंस। ठीक है, लो पावर डिस्टेंस है तो वहाँ पे फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, अथॉरिटी का वहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं होता। और वहीं हाई पावर डिस्टेंस में हम अथॉरिटेटिव डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन है वो सुपीरियर ले रहा है। यहाँ पे इक्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्रीडम को नहीं दी जाती, जैसे कि टॉल स्ट्रक्चर्स में होता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में भी 2 तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करके चलते हैं और कुछ होते हैं जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करके नहीं चलते, उनको रिस्क लेने में ज़्यादा मज़ा आता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मास्कुलिनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ होते हैं जो फेमिनिस्टिक होते हैं। मास्कुलिनिटी मतलब पोजीशन, पावर, पैसा, इनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फेमिनिस्टिक मतलब कि रिलेशनशिप्स को, फीलिंग्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और इसी तरह कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं टाइम ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव से डिवाइडेड, जैसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो केवल आज में जीते हैं, इनको फ्यूचर की ज़्यादा परवाह नहीं होती। ये आज के टाइम में केवल अपने रिलेशनशिप्स को या रिलेशनशिप इश्यूज़ को संभाल के चलते हैं। ये एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। ये अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लंबा खींच के नहीं चलते और ये हमेशा क्विक रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहीं कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, जो पास्ट और प्रेजेंट को नहीं सोचते, ये केवल फ्यूचर के लिए जीते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, ये पर्टिकुलर गोल के लिए परसिस्टेंटली लगे रहते हैं जब तक वो उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। रिलेशनशिप भी उन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ रखते हैं जिनसे उन्हें इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर इनके पास आती है तो ये बहुत ही सिंथेटिक थिंकिंग उसमें करते हैं, मतलब हर एक एरिया, हर एक पर्सपेक्टिव को एनालाइज करेंगे और कहीं से भी अपना नुकसान नहीं होने देते। तो इस तरह मैनेजर के पास कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं और इन चैलेंजेस को उन्हें एनालाइज करना है अब कि पर्टिकुलर किस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, कैसे कल्चर किस से वो बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनेजर के लिए कि हर एक पर्सपेक्टिव को सोचते हुए वो डिसीजन ले, और अगर वो करेक्ट डिसीजन ले जाते हैं तो यही चैलेंज उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो क्लास, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन की, चेंजिंग वर्कफोर्स प्रोफाइल की और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।